स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर नेम है इसका हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 1 है हमारा। हमारे चैप्टर जो 9 है वो कंप्लीट हो चुके थे। चैप्टर 10 आज हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में। देखिए, चैप्टर नेम ही जैसे है, हमने पढ़ा भी हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यही चैप्टर नेम है। तो उसी के बारे में हम परिचय करेंगे, इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे हैलोजन की। ठीक है, तो चलिए हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन को पढ़ते हैं। तो देख लीजिए डिफिनीशन क्या है इसकी। जब एलिफैटिक यौगिक एल्केन में से हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आता है। जब किसी एलिफैटिक यौगिक अर्थात एलिफैटिक यौगिक को एल्केन बोलते हैं, तो एल्केन में से हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाता है? हैलोजन आ जाता है। तो उससे ही हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे अगर बात करें एल्केन की, तो ये है C2H6। ये सूत्र किसका होता है? ये सूत्र होता है एथेन का। किसका होता है? एथेन का। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए? हाइड्रोजन हैलोजन आ जाए। जैसे अगर एक एच इससे हटा दें और आ जाए C2H5Cl आ जाए, यहाँ पे हैलोजन आ जाए, आई आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से जब ये हाइड्रोजन के स्थान पर आता है, जो मतलब जो भी हैलोजन ग्रुप Cl, I, Br इस तरह से, तो वही कहलाता है हेलो एल्केन। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। वहीं पे अगर बात की गई है, परंतु जब एरोमेटिक यौगिकों में हाइड्रोजन के स्थान पर हैलोजन आता है, तो उसे हम लोग हेलो एरीन कहते हैं। जैसे बेंजीन होता है एक एरोमेटिक यौगिक, ये होता है C6H6। यहाँ पे अगर हम इसके स्थान पर, हाइड्रोजन के स्थान पर क्या आ जाए? Cl आ जाए या Br आ जाए, कुछ भी आ जाए, I आ जाए, हैलोजन ग्रुप आ जाए, तो इसे बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? हेलो एरीन। तो हेलो एल्केन आपको पता चल गया कि एल्केन के स्थान पे अगर हाइड्रोजन के स्थान पे हैलोजन आ जाता है, उसे हेलो एल्केन बोलते हैं। वहीं पे अगर C6H6 इसमें से एक हाइड्रोजन के स्थान पे ये Cl आ गया, तो उससे ही हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। तो हेलो एरीन और हेलो एल्केन की ये डिफिनीशन है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे हम थोड़े से हैलोजन के बारे में अगर बात करेंगे, हैलोजन के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, तो हैलोजन के वर्गीकरण हम जानते हैं कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जब एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर 1, 2, 3, 4 मतलब एक Cl भी आ सकता है, वहां पे 2 Cl भी आ सकते हैं, ठीक है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ जाए, ये हैलोजन आ सकते हैं, क्रमशः परमाणु आते हैं, तो उन्हें क्रमशः बोला क्या जाता है? जब एक आता है तो उसे बोला जाता है मोनो। अगर 2 Cl आ गए या Br आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसे बोला जाता है डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ये हैलोजन व्युत्क्रम हम लोग उनको नाम देते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हैलाइड इनको कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात कर ले, जैसे मेथेन और मोनोक्लोरोमेथेन। ठीक है, मेथेन का सूत्र सभी को याद होगा। मेथेन का सूत्र होता है CH4। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह से कर दें, इसको क्या कर दें कि CH और 3 यहाँ पे और Cl, अगर इस तरह से कर दिया जाए तो एक Cl यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरोमेथेन। इसका जो नाम दे देंगे उसको बोलेंगे मोनोक्लोरोएथेन मेथेन। अगर यहीं पे 2 होते तो हम बोलते डाइक्लोरोमेथेन, और अगर यहीं पे 3 Cl आ जाते तो ट्राई, और यहीं 4 अगर Cl होते तो हम उसको बोलते टेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे बात करेंगे मेथेन में ही, CH4 सूत्र होता है इसका। अगर यहाँ पे मान लीजिए C और H1 और Cl2, तो इसको हम डाई बोलेंगे, डाई क्लोरोमेथेन। ठीक है, अगर यहीं पे CH और Cl3 आ गया, ठीक है, तो ये होता क्या हमारा? ट्राई। अगर यहाँ पे होता CCl3, CCl4, पूरे पूरे हो जाते Cl, तो इसको बोलते क्या? ट्राई क्लोरोमेथेन। इस तरह से बोला जाता है। तो
अब एक मिनट देख लीजिए, जब CCl4 है तो यहाँ पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं बचा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोराइड, ठीक है। अब आगे बात करेंगे CCl4, यहाँ से जब चारों मेथेन हट जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्लोरो, ठीक है, टेट्राक्लोरो, ठीक है, क्या बोलेंगे, टेट्राक्लोरोमेथेन। या हम इसको वैसे इसका नाम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि 4 लगे होते हैं और कार्बन को C है तो CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन अगर उस तरह से नाम देखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करेंगे sp3CX, मतलब कि कोई भी हैलाइड जो होगा, ठीक है, एक्स मतलब कोई भी हैलोजन हो, ठीक है, और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर इसमें बात करें तो इस आधार पर इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला बोलते हैं इसको, पहले हम बोल सकते हैं इसको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड आपको अभी बताया था, इसमें एल्किल हैलाइड भी हम इसको बोल सकते हो क्योंकि CH4 होता है, तो हम यहाँ पे अगर एक Cl हटा देंगे तो ये बन जा, एल्केन की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे हाँ एल्केन की बात कर ले, C2H6 है हमारा, इसमें अगर एक हटा देते हैं तो C2H5 और Cl हो जाता है, ठीक है, अगर हैलोजन हम लगाते हैं तो ये बन जाता है हेलो एल्केन, और इसी को एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। तो देखिए इन्हीं के बारे में पढ़ना है। देखिए एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हैलोजन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ते हैं। दूसरी चीज, इसमें R सिंगल बॉन्ड X से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, R सिंगल बॉन्ड X से, मतलब एल्किल हैलाइड, ठीक है, से व्यक्त करते हैं। आगे बात करेंगे, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1 होता है। IUPAC नाम इसका हेलो एल्केन होता है। IUPAC नाम क्या होता है, हेलो एल्केन। आगे बात करें, कार्बन परमाणु के आधार पर इन्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, मतलब 1 अंश, 2 अंश या 3 अंश हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें किसके नाम से जाना जाता है, 1 अंश, मतलब 1 अंश, 2 अंश और 3 अंश हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे एलिलिक हैलाइड की। तो एलिलिक हैलाइड की बात करेंगे, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु C डबल बॉन्ड C, ठीक है, कार्बन के निकटवर्ती, कार्बन के निकटवर्ती, ठीक है, कार्बन के निकटवर्ती उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp³ होता है। कितना होता है, sp³ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो इसका उदाहरण होता है 3-क्लोरोप्रोपीन। 3-क्लोरोप्रोपीन ये इसका सूत्र होता है, ठीक है, तो 3-क्लोरोप्रोपीन जो है वो एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है। इसमें sp³ संकरण बन रहा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बेंजिलिक हैलाइड की। तो बेंजिलिक हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे, तो वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े हो, ठीक है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp³ होता है। इसका संकरण क्या होता है, sp³ होता है, उसे हम लोग बेंजिलिक हैलाइड भी बोलते। तो हम बात करेंगे sp² C सिंगल बॉन्ड X बॉन्ड युक्त की। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाइनिलिक हैलाइड, ठीक है, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे ही द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इस कार्बन का संकरण sp² होता है, उन्हें हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड X, इसको बोलते हैं हेलो एथिन। क्या बोलते हैं, हेलो एथिन, ठीक है। आगे बात करेंगे हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन की बात करें,
इन यौगिकों में हैलोजन परमाणु सीधे ही बेंजीन, यहाँ पे ना कर लीजिएगा, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, सीधे ये बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, करके दिखाया भी था। जैसे C6H6 होता है, तो यहाँ पे एक अगर हम Cl हटा देंगे या कितने भी हटाएं तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, हेलोएरिन। ठीक है, तो ये बन जाता है, इसी को बोलते हैं हेलोबेंजीन। ठीक है, हेलोबेंजीन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण है हेलोएरिन का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डाई हैलाइड के प्रकार के बारे में। क्या होते हैं डाई हैलाइड के प्रकार, कितने होते हैं, सी बॉन्ड यक्स की प्रकृति के बारे में और एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां के बारे में। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम आगे पहले पढ़ लेते हैं डाई हैलाइड के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए डाई हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है उसकी बात करते हैं। तो पहला हमारा है निकटवर्ती डाई हैलाइड। डाई हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकटवर्ती डाई हैलाइड। इसमें पास पास के कार्बन परमाणुओं पर 2 हैलोजन जुड़े होते हैं। क्या होता है इसमें, निकटवर्ती जो डाई हैलाइड होता है, इसमें पास पास के जो कार्बन परमाणु होते हैं ऊपर उनमें क्या होते हैं, 2 हैलोजन जुड़े होते हैं। इसका साधारण नाम एल्किलीन डाई हैलाइड होता है। इसका साधारण नाम क्या होता है, एल्किलीन डाई हैलाइड होता। अगर उदाहरण की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं एथिलीन डाई हैलाइड और प्रोपोलीन डाई हैलाइड। ठीक है, इसका उदाहरण हो गया एथिलीन डाई हैलाइड और प्रोपिलीन डाई हैलाइड। दूसरी चीज हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड के बारे में पढ़ते हैं। तो जब एक ही कार्बन, जब क्या होता है, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन जुड़े हों तो उन्हें हम लोग जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन ग्रुप जुड़ जाएं, जैसे Cl इधर भी और Cl इधर भी, ठीक है, तो उसे हम लोग जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे मेथिलीन क्लोराइड और हमारे पास हो जाएगा कौन सा, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सी बॉन्ड यक्स बंध की प्रकृति के बारे में अगर बात करेंगे तो सी बॉन्ड जो यक्स बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक व कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है। हैलोजन में एफ आकार का सबसे छोटा और आई आकार का सबसे बड़ा होता है। मतलब जो फ्लोरीन होता है जिसको एफ से डिनोट करते हैं वो सबसे आकार में छोटा होता है, और आयोडीन जिसको बोलते हैं आइको आयोडीन वो आकार में सबसे बड़ा होता है। अगर हम इनके बंध लंबाई के बढ़ते क्रम की बात करें तो देखिए इस तरह से इनका बंध का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, सबसे बड़ा आयोडीन की होती है लंबाई और सबसे छोटी होती है फ्लोरीन की। ठीक है, आगे हम तीसरे पॉइंट की इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए तीसरे पॉइंट पे बंध लंबाई बढ़ने पर बंध वियोजन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। अगर बंध लंबाई बढ़ती है तो बंध वियोजन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। अतः बंध वियोजन एंथैल्पी का जो घटता क्रम है वो इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हमें पढ़ना था एल्किल हैलाइड की विधियों के बारे में। तो एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला एल्कोहल से जब इसकी क्रिया करवाएंगे एल्किल हैलाइड हमें बनाना है। तो देखिए हम लिख रहे हैं पहले नंबर पे कि एल्कोहल की क्रिया जब हम पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं या PCl5 से करवाते हैं। तो देखिए एल्कोहल में कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, इसलिए R यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, R का मतलब कोई भी ग्रुप होगा यहाँ पे। ठीक है, एल्केन ग्रुप, कोई भी एल्केन ग्रुप। तो लिख दिया R सिंगल बॉन्ड OH PCl5 RCl और ये POCl3 और HCl। जब हमने ग्रुप का नाम ले लिया, ये बिना ग्रुप के नाम का है, जब यहीं पे हम ग्रुप का नाम लिख देते हैं तो हमने ग्रुप ले लिया C2H5। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH प्लस PCl5, इनके साथ जब अपक्रिया करवाई तो C2H5 एक Cl इसके पास चला जाता है, ये बन जाता है, और बाकी जो बचता है तो PO और यहाँ से Cl3, तो ये POCl3 बना ले, पोलोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। आगे जो बच रहा है तो वो बनाता है HCl, एक H एक Cl मिलकर बनाते हैं HCl। तो इस तरह से ये क्रिया कराने पर हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये बनाते हैं क्या,
एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये एल्किल हैलाइड हमारा प्राप्त हो जाता है। आगे हम बात करेंगे दूसरी चीज, तो दूसरी लिखा है एल्कोहल की क्रिया जब हम PCl3 से करवाते हैं। तो जब हम एल्कोहल की क्रिया PCl3 से करवाते हैं तो 3 अणु हमने एल्कोहल के यहाँ पे लिख लिए और PCl3 लिख लिया, तो ये बन जाता है H3PO3 और ये बन जाएगा 3 एल्किल ग्रुप। ठीक है, तो 3C2H5Cl बन जाता है और जो बचेगा वो बनाता है H3PO3। आगे हम बात कर लेते हैं, जब हम एल्कोहल की क्रिया यहाँ पे करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से। ठीक है, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसके साथ जब करवाएंगे हम इसकी क्रिया एल्कोहल की, तो देख लीजिए यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप बनेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनेगी। अब यहाँ पे अगर नोट के नीचे बात कर लेते हैं, नोट में लिखा गया है कि जो यहाँ पे एल्किल ग्रुप बनेगा ये सबसे अच्छी विधि है RCl बनाने की, मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप मतलब एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इस क्रिया में SO2 और HCl गैसीय अवस्था में होने के कारण बाहर नहीं निकल पाते, जिससे जो शुद्ध RCl हमें होता है, शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये जो विधि है ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं एल्कोहल की जब क्रिया हम फास्फोरस और हैलोजन से करवाते हैं। तो एल्कोहल की क्रिया जब हम फास्फोरस और हैलोजन से करवाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा हमारा RBr मतलब एल्किल ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड। और क्या बन जाएगा, तो और बनेगा हमारे पास, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम Br से करवाएंगे फास्फोरस अथवा Br से करवाएंगे अब क्रिया, तो क्या बनेगी, एक मिनट यहाँ पे प्लस न लगाना। ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर रख देना, फास्फोरस की उपस्थिति में हो जाएगा और Br यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर दीजिएगा, तो HBr लिख दीजिएगा। किससे करवाएंगे हम अब क्रिया, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पे ROH की क्रिया फास्फोरस लिखा है फास्फोरस और हैलोजन से करवाने पर, तो हम अगर Br से यहाँ पे करवाते हैं तो हम यहाँ पे करवा देंगे कितना, 2Br ले लेते हैं। ठीक है, Br 2 लेंगे और फास्फोरस की उपस्थिति में करवा देंगे। इसकी जब आप क्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Br और एक बना लेगा, यहाँ पर बचेगा जो वो बना लेगा BrHOBr। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसे सही कर लीजिएगा। आगे हम बात कर लेते हैं अगली इक्वेशन। तो 5 नंबर इक्वेशन हमारी है कि एल्कोहल की क्रिया जब आप NaBr और सांद्र H2SO4 से करवाते हैं, तो देख लीजिए जब हम एल्कोहल की क्रिया NaBr H2SO4 के साथ करवाएंगे तो बनेगा एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा और NaHSO4 बन जाएगा और जल बन जाएगा। नोट अगर हम पढ़ लेते हैं तो नोट में लिखा हुआ है कि एल्कोहल की क्रिया जब भी अगर Ki और H2SO4 से करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल आयोडाइड जो होता है आई होता है, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड तो प्राप्त ही हो रहा है लेकिन RI। ठीक है, अगर हम Br के साथ करवाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड और अगर हम इसके साथ करवाएंगे तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो अगर यहीं पे कह रहा प्राप्त, यहाँ पे RI प्राप्त नहीं होता। अगर हम एल्कोहल की क्रिया किससे करवाते हैं, Ki और H2SO4 से करवाते हैं, तो वहाँ पे RI हमको प्राप्त नहीं होता है, उसकी बात की गई है। तो देखिए जब हम Ki और H2SO4 की क्रिया करवाएंगे तो HI और KSO4 प्राप्त होगा। इस क्रिया में बने जो HI हमें प्राप्त हुआ है उसकी क्रिया हम फिर से H2SO4 और I2 में ऑक्सीकरण कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो 2HI यहाँ पे 2 पॉइंट हमने ले लिए, ये H2SO4 हो गया। दोनों की अपक्रिया फिर से अगर हम करवाते हैं तो जल बन जाता है और I2 में ये ऑक्सीकरण हो जाता है और SO2 भी साथ में बन जाता है। तो इस प्रकार से आयोडीन की क्रिया, इसीलिए हम इसकी क्रिया यहाँ पर नहीं करवाते, यहाँ पे हम आई नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फिर से ऑक्सीकरण हो जाता है आयोडीन में। ठीक है, आगे हम 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल की क्रिया जब हम HX से करवाते हैं, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, इस तरह से हम इनके साथ करवाते हैं जब, तो देखिए जब हम एल्कोहल की क्रिया इससे के साथ करवाते हैं तो बन जाता है 2H2O, उसमें जल जरूर बनता है और फिर से क्या बन जाएगा, RAX बन जाता है। ठीक है, मतलब जब हम इस पॉइंट की क्रिया करवाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट की क्रिया करवाएंगे इसके साथ, तो देखिए क्या क्या बनेगा,
तो जब हम इसके साथ करवाएंगे तो बन जाएगा 2H2O। अब ये 2H2O कैसे बना तो देख लीजिए, इसमें ग्रुप कोई हम ले लेते हैं, अभी हमने कोई ग्रुप नहीं लिया हुआ है, हम लेते हैं यहाँ पे C2H5OH लिख लेते हैं, ये ले लिया मान लीजिए हमने, प्लस हमने ले लिया HCl, ये ले लिया, ठीक है। जब हमने इनकी अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे 5 है, H2S5Cl, तो ये हमने बना लिया H2H5Cl, और ये OH H के साथ बना रहा है H2O, ठीक है, H2O। तो हम यहाँ पे फिर 2 नहीं, केवल एक अणु ही जल का बनेगा, ठीक है, कितना, एक अणु, क्योंकि हमने केवल एक HCl लिया है तो एक अणु ही बनेगा ना जल का, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारी बनेगी, राइट ऑफ क्वेश्चन ये होगी हमारी, सही कर लीजिएगा, ठीक है, 2 कट कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारी है अल्कोहल की क्रिया जब हम H बॉन्ड X से करवाते हैं, मतलब HCl, X की जगह में कोई भी हेलोजन ग्रुप ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं। तो जब हम इस तरह से अल्कोहल के साथ क्रिया करवाते हैं तो इस तरह से एल्किल जो हैलाइड ग्रुप होता है वो प्राप्त हो जाता है और जल भी हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये है इसकी राइट ऑफ क्रिया, ठीक है। तो ये हमने उदाहरण लेकर कर दिया है, ये सिंगल बिना उदाहरण के है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, आज की क्लास जो हमारी होगी वो यहीं से हो जाएगी फिनिश, ठीक है। अगली क्लास में हम इसी के आगे अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है वो यहीं से हो रही है, इंड।